हेलो, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल अप्रोच के बारे में। जैसे हमने बीजीटी में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसका जो अर्ली इफेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास 3 रीजन आए, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव बन गया कि कैसे भी करके ट्रांजिस्टर को, बीजेटी को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना है एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि मेन एप्लीकेशन इसकी जो है एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करवाना है। तो उसके लिए हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए बायसिंग के मेथड्स देखे, फिक्स बायस मेथड पढ़ा, कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड या पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड और सेल्फ बायस मेथड, तीनों नाम से इसको बुलाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया, थर्मल रनअवे की कंडीशन को हटाने के लिए, और टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन टेक्निक पढ़ी हमने। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या होगा कि कई टाइप के हमारे पास यहाँ पर डीसी एनालिसिस में क्वेश्चंस बनते हैं, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा टाइप 1, उसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लिखिएगा टाइप 1 फाइंड आउट ऑपरेटिंग रीजन। कैसे, देखिए जरा प्लीज इसमें। अब हमारे पास ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करना होगा, तो जो भी सर्किट दिया हुआ होगा उसका आप क्या करोगे, डीसी एनालिसिस करोगे। क्या करना पड़ेगा, डीसी एनालिसिस। हमें एसी एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। डीसी एनालिसिस का मतलब क्या रहेगा कि हमारे पास केवल डीसी सोर्सेज प्रेजेंट रहेंगे, एसी सोर्सेज क्या होंगे, ग्राउंडेड होंगे, और कैपेसिटर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, ओपन सर्किट होंगे। ये एजम्पशन हमने थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया और न्यूमेरिकली भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें डीसी एनालिसिस करना है ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारे पास जो एम्पलीफायर की तरह सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, हमारे पास 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाएगा कॉमन एमिटर का एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाएगा। वी विल प्रूव कि हमारे पास सबसे ज़्यादा गेन जो आता है वो कॉमन एमिटर से आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ ऐसी एनालिसिस वी विल प्रूव, ठीक है। अभी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है जिसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, किसके बीच में प्लॉट करेंगे, आईसी और वीसी के बीच में, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे वीसी सैचुरेशन कितना है, 0.2, ठीक है। यहाँ पे वीसी सैचुरेशन की वैल्यू यही थी। और यहाँ पे अगर हम लोड लाइन ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट होगा ये हमें क्या शो करता है, सैचुरेशन रीजन, और बी पॉइंट हमें क्या शो करता है, कट ऑफ रीजन, और तीसरा ऑपरेटिंग पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, बीच में, दैट इज एक्टिव रीजन। तो 3 रीजन है एक ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए। तीनों में से कौन सा, कोई न्यूमेरिकल होगा, तीनों में से हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो जरा प्लीज। 3 टाइप के रीजन है, एक तो है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या होता है ये बताइए। कट ऑफ रीजन में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, आईसी 0 या नेगेटिव। आईसी कैसा आएगा, 0 या नेगेटिव, और वीसी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आईसी इज 0 और नेगेटिव, और वीसी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा हमारे पास कोई वैल्यू आए तो हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन है, करेक्ट। उसके बाद अगर दूसरा है हमारे पास सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है हमारे पास, सैचुरेशन रीजन में आईसी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है, और वीसी की वैल्यू जो है लेस देन 0.2 होती है, या फिर 0 कंसीडर कर लो। अप्रोक्सीमेटली हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वीसी की वैल्यू 0 कंसीडर कर सकते हैं इन सैचुरेशन रीजन, या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आईसी तो मैक्सिमम है, और आईसी सैचुरेशन इज आईसी मैक्सिमम, ठीक है। और वीसी जो है हमारे पास या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सैचुरेशन रीजन है। तीसरा हमारे पास रीजन होता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है,
एक्टिव रीजन में आप चेक करिए जरा प्लीज, एक्टिव रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ पर IC भी पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ IC की पॉजिटिव वैल्यू है और VCE की भी क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए, IC भी पॉजिटिव आ जाए और VCE भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन बोलेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी BJT में अगर ट्रांजिस्टर में हमें ऑपरेटिंग रीजन पता करना हो तो हमें एक तो IC की वैल्यू चाहिए होती है, एक VCE की वैल्यू चाहिए होती है। अगर IC नेगेटिव या जीरो आता है तो हमारे पास कट ऑफ रीजन रहेगा VCE पॉजिटिव पे, और IC मैक्सिमम और VCE नेगेटिव आता है तो सैचुरेशन रीजन, और दोनों ही अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो एक्टिव रीजन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कट ऑफ रीजन मतलब ओपन स्विच, ओपन स्विच में करंट कितना होता है, जीरो, या फिर फ्लो ही नहीं होगा तो नेगेटिव, ठीक है। सैचुरेशन रीजन में क्लोज स्विच की तरह, क्लोज स्विच में क्लोज स्विच के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है, करंट फ्लो होती है, इसका मतलब सैचुरेशन रीजन। और अगर हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव आए तो एक्टिव रीजन। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास क्या बना रहे, एक्टिव रीजन बना रहे, ताकि हम इसको एम्पलीफायर की तरह काम करा सके, यही हमारा टारगेट है। तो इसके लिए DC एनालिसिस में हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, एक तो IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दूसरी हमें क्या पता करना पड़ेगा, VCE की वैल्यू। तो IC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसा हमने बाइसिंग में डिस्कस किया है। तो उसके लिए कौन सा लूप लगाओगे, इनपुट लूप लगाओगे इनपुट साइड, और आउटपुट के लिए आउटपुट लूप लगाओगे आउटपुट साइड। तो इन दोनों की वैल्यू से हम पता देंगे कि कौन से टाइप का रीजन रहेगा। अब आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे वो देखते हैं। IC इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस ICEO, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, या बीटा IB 1 प्लस बीटा ICO, ये होता है, ठीक है। और I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस, यहाँ पे IC का थोड़ा फैसला कर देते हैं, सिंस ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है बहुत स्मॉल होती है, तो IC नियरली इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बीटा IB लिख सकते हो। एक तो ये कंक्लूजन है। दूसरा I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है IB प्लस IC, I इक्वल टू होता है IB प्लस IC। तो IB प्लस बीटा IB अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू IB। अब आपके पास दो स्टेप है, अगर बीटा स्मॉल है तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों बीटा स्मॉल है। लेकिन अगर बीटा लार्ज आ जाता है, बीटा लार्ज आने का मतलब क्या है, 60-70 से ऊपर वाला बीटा, अगर बीटा की वैल्यू 70 से अबव है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास बीटा क्या है, हाई है, ठीक है। तो बीटा 100 आ जाता है, कई क्वेश्चन में 199 इसको कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास बीटा को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये तो फॉर्मूला कब अप्लाई है, जब बीटा स्मॉल है। लेकिन जब बीटा हाई लार्ज हो, बीटा लार्ज हो तो IC क्या है, बीटा IB, और I क्या है, 1 प्लस बीटा IB। अगर बीटा लार्ज है उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो I क्या आ जाएगा, वो भी बीटा IB आएगा। तो बीटा अगर लार्ज हो तो IC और I हम क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, बीटा IB। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि IC इक्वल टू बीटा IB, I इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग कब होगा, जब बीटा स्मॉल हो। और बीटा लार्ज कंसिडर कर रहे हो तो IC इक्वल टू क्या मान सकते हो, I अप्रोक्सीमेटली बीटा IB आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है उसका कंक्लूजन है। तो ये लिख दीजिएगा ज़रा प्लीज़, और फिर हम न्यूमेरिकल फर्स्ट लेते हैं और उससे इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कौन सा ऑपरेटिंग रीजन। देखिए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी अगर बेस टर्मिनल पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट जरूर निकालें। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेस टर्मिनल पे या इनपुट साइड पे जो भी कॉम्प्लिकेटेड इक्विवेलेंट सर्किट हो उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करें। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायग्राम बनाना तो आता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास प्लस 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, प्लस 10 वोल्ट का मतलब ये है कि इस टर्मिनल से 10 वोल्ट का सप्लाई कनेक्टेड है, जिसका पहला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 वोल्ट है।
ये। तो दूसरा टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, वो हमेशा किससे कनेक्ट होता है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से। अगर हम ऐसा बोले कि -3 वोल्ट है, तो इसका मतलब बताइए, -3 वोल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऐसा सोर्स है जिसका पहला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 वोल्ट है, और उसका दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ठीक बात। उसी तरह +5 वोल्ट का मतलब क्या है, पहला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा, तो दूसरा टर्मिनल जो भी होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऐसे सिंगल सोर्स पड़े +10 वोल्ट, ऐसे ये हमेशा इस तरह से होते हैं कि दूसरा टर्मिनल हमेशा किससे कनेक्टेड होता है, ग्राउंड से। तो हमें क्या करना है, इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ओपन सर्किट जो भी वोल्टेज होगा दैट इज VTH। ठीक है, तो सबसे पहले VTH फाइंड आउट कर लेते हैं। तो VTH कैसे फाइंड आउट करें इस सर्किट का, VTH फाइंड आउट करते हैं। VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, VTH -5/100, VTH +3/20, ये आ जाएगा। VTH -5/100 नोडल लगाओगे, प्लस VTH +3/20। एक बात ध्यान रखना, एडीसी एनालॉग में किलो ओम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किलो ओम में है। ठीक है, और साथ ही साथ करंट क्या होगी, मिली एम्पियर में आएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। करंट जो भी आएगी मिली एम्पियर में आएगी, और रेजिस्टेंस हमेशा किस में रखो, किलो ओम में रखो। ठीक है, अगर ओम में भी दे रखे हो तो आप उसको किस में चेंज करो, किलो ओम में पहले चेंज करो, ये थोड़ी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, =0। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 100 से, तो 5 VTH + 15 = 0, 6 VTH = -10, VTH = -10/6, -1.67 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, VTH आ गया, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमें क्या निकालना है, इसका RTH निकालना है। इस टर्मिनल का RTH कैसे निकालते हैं, देखो कुल मिला के बात ये है, आपकी सर्किट तो हर जगह काम आएगी, सर्किट के कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना, एडीसी एनालॉग में थ्योरी हमारे पास एडीसी एनालॉग की है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए सर्किट ही काम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। तो ये RTH पता करने के लिए इन दोनों सोर्स को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट करते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। RTH इज 100 पैरेलल, RTH इज 100 पैरेलल 20, कितना आ जाएगा, 100 × 20/100 + 20, दैट इज 16.67 किलो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है, अब आप डायग्राम वापस बनाइएगा और इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक VTH और RTH के एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। VTH की वैल्यू कितनी होगी, RTH तो आ गया 16.67 के, और ये आ गया ±-1.67 वोल्ट। वैल्यू नेगेटिव आई है, कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ पे अब हमें क्या पता करना है, ऑपरेटिंग रीजन पता करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में चयन करने की कोशिश करो ताकि इजी रहे, चाहे वो इनपुट साइड हो या आउटपुट साइड हो, उसको आप थेवेनिन इक्विवेलेंट में जरूर चयन करें। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा हमारे पास, और थेवेनिन बनाने में, समझाने में टाइम लगा लेकिन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम। अब हमारे पास ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रीजन के लिए सबसे पहला क्या पता करना पड़ेगा, IB पता करना पड़ेगा, क्योंकि IB जब तक नहीं पता करोगे तो IC नहीं मिलेगा। IC = क्या होगा, βIB होगा। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिए, IC और IE इक्वल होंगे, क्योंकि बीटा क्या है, लार्ज है, बीटा इज लार्ज, बीटा 100 है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि IC और IE क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी, बीटा IB होगी। ठीक है, अब IC मिल जाएगा, और उसके बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा, VC। जब IC और VC दोनों पता चल जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कौन सा इसका ऑपरेटिंग रीजन है। तो IC पता करने के लिए क्या चाहिए, IB, और IB के लिए सबसे पहले कौन सा लूप लगाओगे, इनपुट लूप। ठीक है, ये ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्टेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लूप कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले इनपुट लूप लगाते हैं। इनपुट लूप की इक्वेशन बोलिए जरा प्लीज। -1. ये VTH है, सेकंड साइन तो प्लस है लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, VTH माइनस IB × RTH माइनस, प्लस माइनस इसको लगाना ना भूले,
और अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई हो तो आपको इसको सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ मानना है, और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 मानना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू नहीं मेंशन है तो ठीक है, -VB = 0, तो -1.67 -16.67 IB -0.7 = 0। IB नेगेटिव आएगा, कितना नेगेटिव आ रहा है वो देखते हैं, -1.412 आना चाहिए, -0.412 मिली एम्पियर है। ये IB नेगेटिव आ गया, तो IC क्या आएगा बताओ, बीटा IB इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा -14.2 मिली एम्पियर। IC नेगेटिव आ गया भाई साहब, ये पता तो चल रहा है कि IC नेगेटिव या 0 होने पर हमारे पास कट ऑफ रीजन होगा, लेकिन हम अपनी बात को बनवा के रहेंगे, क्योंकि IC केवल नेगेटिव होने से काम नहीं चलेगा, VC पॉजिटिव होना चाहिए, VC भी पता करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लगाएंगे, आउटपुट लूप पता लगाएंगे। आउटपुट लूप के लिए हमें क्या पता करना होता है, VC। यहाँ पर देखते हैं आउटपुट लूप VC, यहाँ पे हम लूप लगा देंगे, यहाँ से कौन सी करंट आएगी, IC। लूप लगाइए, 10 - 5IC -VC = 0। VC = 10 - 5IC। आप खुद सोचो ज़रा प्लीज़, 10 - 5 × -14.2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा जो हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हमारे पास IC जो है वो नेगेटिव है और VC क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है। दैट मीन्स ये जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, ये ओपन स्विच हो जाएगा। तो रियलिटी में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रियल IC, देखो ऐसे मत बोलना सर IC की वैल्यू -14.2 मिली एम्पियर, आंसर में ये मत लिखना। ये आंसर में क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो ज़रा प्लीज़, हम जो भी EDC एनालॉग में क्वेश्चन करते हैं वो एज्यूम करते हुए करते हैं कि इट इज़ ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन, और हम जितने भी एनालिसिस करते हैं एक्टिव रीजन के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हमें लास्ट में पता चलता है कि ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने क्या बोला था, क्लिपर सर्किट के क्वेश्चन कर रहे थे डायोड के, तो डायोड में हमने क्या लगाया था, एजम्पशन लगाया था स्टेप फर्स्ट क्या लगाया था, एज्यूम दैट ऑल डायोड्स आर ऑन। और जब बीच में लास्ट में पता चलता था स्टेप फर्स्ट के एंड में कि हमारे पास ID1 की करंट तो नेगेटिव है, ID2 पॉजिटिव है, इसका मतलब रियलिटी में D1 डायोड ऑफ था और D2 ऑन था। तो कोई भी डायोड ऑफ है, इसका मतलब क्या है, उसमें से करंट कितनी जाएगी, नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगी, कितनी जाएगी, 0 मिली एम्पियर। तो अगर आपको रियलिटी में पूछा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, फाइंड आउट ऑपरेटिंग रीजन, पहला रीजन तो आप ऐसे बोलोगे कि इट इज कट ऑफ रीजन, और दूसरा आप ऐसे बोलोगे कि IC क्या होगी, IC की वैल्यू कितनी होगी, IC की वैल्यू जो है वो आपके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती, सॉरी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, उससे कम तो हो ही नहीं सकती, IC कभी नेगेटिव नहीं जाता। तो रियल आंसर आपको चाहिए, तो वो रियल आंसर ये रहेगा कि कट ऑफ है तो इसका मतलब ओपन स्विच है, और ओपन स्विच में करंट कितनी होती है, ओपन स्विच हो गया, इसको ओपन कर दिया, ओपन स्विच करते ही IC कितना हो गया, 0 मिली एम्पियर हो गया, ये है करेक्ट, ओपन स्विच हो गया। अब VC की वैल्यू जो है ना, ये जो आई है वो नहीं है, ठीक है। ये तो केवल पता लगाने का तरीका है कि ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है या एक्टिव रीजन है, ये आपको बात समझनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपको ऐसे पूछ ले कि ऑपरेटिंग रीजन नहीं पूछे और पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IC, -14.2 मिली एम्पियर पहला आंसर होगा, वो नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 0 मिली एम्पियर, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग इन कट ऑफ रीजन, और कट ऑफ रीजन में IC नेगेटिव कभी जाएगा ही नहीं, तो कट ऑफ रीजन में क्या होगा, ओपन स्विच हो जाएगा, 0 मिली एम्पियर, ठीक है। ये केवल हमें पता लगाने का तरीका है, समझ में आ रहा है क्या, देखो जरा प्लीज। तो कुल मिला के बात ये है, IC 0 मिली एम्पियर होगा, और अगर IC कट ऑफ रीजन में आपको जो भी कंक्लूजन मिल जाए उसको अप्लाई कर दो सिंपली, और कुछ नहीं करना। ओपन कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो VC ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं। आप बताओ -5 IC, तो अब आप लूप लगाओ जरा प्लीज, 10 -5 IC -VC = 0, तो IC तो 0 है, तो VC = रियल में कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वोल्टेज किसके अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा, VC के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा, VC = VCC। आप देखते हो ना, यहाँ पे जब हम मैक्सिमम करंट लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, VCC/RC, हमने फिक्स बायस मेथड में डिराइव भी किया था, और यहाँ पे मैक्सिमम जो VC का वोल्टेज आया था वो क्या आया था, VCC। तो VC किसके बराबर आ रहा है, VCC के बराबर आ रहा है, दैट इज
10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट जा सकता है और करंट कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 0 एम्पियर। तो अगर आपको ऑपरेटिंग रीजन पूछे तो ठीक, लेकिन अगर आपको IC की वैल्यू और VCE की वैल्यू पूछे तो IC की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 मिली एम्पियर, और VCE की वैल्यू क्या लिखोगे, 10 वोल्ट लिखोगे। ये केवल हमें पता लगाने का तरीका है कि ये कट ऑफ रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है या एक्टिव रीजन में है। करेक्ट? तो लिख दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज़। इसमें भी हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करिए और खुद पता करिए। सबसे पहले इनपुट लूप लगाइए, IB पता करिए, फिर IC इक्वल टू बीटा IB IC मिल जाएगी। फिर आउटपुट लूप लगाइएगा, उससे VCE निकालिए। और हमेशा ध्यान रखिए, पहले चेक करिए कि NPN BJT है या PNP BJT है। करंट लूप हमेशा करंट की डायरेक्शन में लगाना। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, IB यहाँ से पता करोगे, यहाँ से IC वाला लूप लगेगा। तो ये जो लूप लगेगा सोर्स से स्टार के ग्राउंड तक, यहाँ पे बीच में वोल्टेज आएगा VB, तो ये इनपुट लूप होगा। और जो हमने इनपुट लूप लगाया वो किसकी डायरेक्शन में, देखो करंट की डायरेक्शन में। किसके साथ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में। NPN ट्रांजिस्टर है इसलिए हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, PNP होता तो हम कैसे जाते, अपवर्ड जाते। ठीक है, तो हमें करंट की डायरेक्शन में हमेशा लूप लगाना है। दूसरा आउटपुट लूप लगाओगे, बीटा 100 दिया हुआ है, बीटा इज लार्ज, मतलब IC और IE आप क्या मानोगे, इक्वल मानोगे, बीटा IB। तो दूसरा आउटपुट लूप यहाँ से लगाओगे ये। तो आप पता करिए IC और VCE की वैल्यू, और अगर IC और VCE दोनों पॉजिटिव आ जाता है तो एक्टिव रीजन, IC नेगेटिव आ जाता है तो कट ऑफ रीजन, VCE नेगेटिव आता है तो सैचुरेशन रीजन। आप पता करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, आई होप अगर आपने कर लिया हो, नहीं किया तो करिए ज़रूर। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर गलती करोगे तो पता ही चलेगा होगा क्या, गलती होगी और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सॉल्यूशन पता तो चल जाएगा। अगली बार करने से पहले ध्यान तो रखोगे कि हाँ मेरी मिस्टेक यहाँ होती है, अगली बार ध्यान रखूँगा। नहीं तो मेन एग्जाम में तो गलती करोगे तो फिर बहुत बड़ा बाउंडर है, ऐसा तो करना ही नहीं। तो यहाँ देखो ज़रा प्लीज़ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, IB के लिए कौन सा लूप लगाएंगे, इनपुट लूप। इनपुट लूप की इक्वेशन बोलेंगे, ज़रा प्लीज़ खुद चेक करिए क्या आई थी, 10 माइनस 10 IB माइनस VB माइनस 0.1। IE लिखो या IC लिखो एक ही बात है, क्योंकि IE नियरली इक्वल टू IC कितना है, बीटा IB। अल्टीमेटली हमें तो यहाँ से IB निकालना है इक्वल टू 0। 10 इक्वल 10 माइनस 10 IB माइनस 0.7 माइनस 0.1 इंटू बीटा कितना है 100 इंटू IB दैट इज 10 IB हो गया। ये हो गया IB इक्वल टू 9.3 अपॉन 20 दैट इज 0.465 मिली एम्पियर। ये हमारे पास IB आ गया। तो IC क्या होगा, IC इक्वल टू बीटा IB दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 0.476465 दैट इज 46.5 मिली एम्पियर। ये हमारे पास आ गया IC। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, आउटपुट लूप लगाएंगे। आउटपुट लूप में क्या पता करेंगे, VCE की वैल्यू पता करेंगे। चलो देखते हैं ज़रा प्लीज़। आउटपुट लूप की इक्वेशन चेक करिए, 10 माइनस 0.5 IC माइनस VCE माइनस 0.1 IC लिखो या IE लिखो एक ही बात है। ठीक है, हम अभी तो IE लिख देते हैं, IE नियरली इक्वल टू IC लिख सकते हो। तो यहाँ से VCE इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 0.6 IC, 10 माइनस 0.6 इंटू 46.5 मल्टीप्लाई करिए ज़रा क्या आ रहा है, कैलकुलेट करिए। 46.5 इंटू 0.6 27.9, 10 माइनस ये 0.05 है, सॉरी है ना, 0.05 है, दैट इज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.15 IC। तो 0.15 इंटू 46.5 ये करिए ज़रा, 0.15 इंटू 46.5 दैट इज 6.975। 10 माइनस 6.975 दैट इज 3.2125 ना वोल्ट। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट ये करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट लिखोगे।
फाइनल रिजल्ट क्या है, आईसी पॉजिटिव आया है, वीसी पॉजिटिव आया है, दोनों पॉजिटिव है। कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। हमें पता चल गया कि ये सच में एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, इसलिए अब कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट आए वही हमारे पास ट्रू रिजल्ट है। अगर हमें पता चलता है ये कट ऑफ रीजन है तो इसको क्या करते थे, ओपन स्विच कर देते और आईसी कितना हो जाता, 0 मिली एम्पियर, और ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आता वीसी होता। ठीक है, अगर हमारे पास पता चलता कि ये सैचुरेशन रीजन है तो इसको क्या कर देते, क्लोज स्विच कर देते। ठीक है, वीसी को कितना कर देते, वीसी सैचुरेशन रख देते या फिर 0 वोल्ट रख देते, तो फिर हमारे पास आईसी की वैल्यू आती है आईसी मैक्सिमम, तो वो हमारे पास रियल आंसर होते हैं। करेक्ट। तो अगर हमारे पास अल्टीमेटली आपको कहना क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन करो पहले ये मानोगे कि वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, और सच में अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम मान लेंगे कि एक्टिव रीजन में ही था। ठीक, नहीं तो हमें लास्ट में, ये तो बहुत ईजी है, पहले कट ऑफ रीजन में मान लोगे, सैचुरेशन रीजन में मानोगे तो फिर गड़बड़ है। जो भी कैलकुलेशन करनी है एक्टिव रीजन के हिसाब से करनी है। हाँ, बहुत ईजी है, लास्ट में पता चलता है कट ऑफ रीजन है, कोई बात नहीं, ओपन कर दो तुरंत पता चल जाएगा आईसी 0 है, उसमें कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। ठीक, और अगर सैचुरेशन रीजन है क्लोज स्विच कर दो, इसको क्लोज कर दो, बस सिंपल सी बात, सी और ई को शॉर्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा क्लोज स्विच, बस ऐसा ही तो है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली ये लिखिएगा एक्टिव रीजन में मानते हुए हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए, हैंड सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली ऑपरेटिंग रीजन पता करना है, वीबी 0.7 दिया हुआ है, बीटा 99, वेरी लार्ज, आईसी इक्वल टू आई मानना है। ठीक बात, यहाँ से आईसी आएगा, यहाँ से आई, यहाँ से आई भी, पहले करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लो, एनपीएन है, चलो ठीक है, इनपुट लूप, फिर आउटपुट लूप, 2 लूप लगाने हैं। यहाँ से आपको आउटपुट लूप से वीसी की वैल्यू पता करनी है, और इधर से आपको आईसी की वैल्यू पता करनी है। दोनों अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो एक्टिव रीजन है, पहले देख लीजिए, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, एक्टिव रीजन हो जाता है, फिर तो कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत है नहीं, फिर वहीं कैलकुलेशन खत्म होगी। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद करिए, है ना, नहीं तो फिर इधर देखिए, इनपुट लूप 4 - 33 IB माइनस VBE, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज रहेगा, VBE। ठीक है, माइनस 3.33, IC लिखो या आई लिखो, एक ही बात है, आई इक्वल टू बीटा IB है, 4 - 0.7, 33 IB माइनस 3.3, बीटा कितना है 99, IB इक्वल टू 0। तो IB इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 3.3 अपॉन 33 प्लस 3.3 इंटू 99, ये आ जाएगा 0.009 मिली एम्पियर। इतना हमारे पास IB आ गया। तो IC कितना होगा, IC कैलकुलेट करना था हमें, तो बीटा IB दैट इज 99 इंटू 0.009 दैट इज 0.81, ऐसा कुछ आना चाहिए, चेक करिए कितना आ रहा है। .891 मिली एम्पियर। ठीक है, आउटपुट लूप लगाओगे, आउटपुट लूप लगा दीजिए, उसकी इक्वेशन बोलिए। ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है आउटपुट लूप में, वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये 12 वोल्ट है। आउटपुट लूप लगाइए, बताइए क्या आएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद लगा दीजिए। 12 - 33 सॉरी 3.3 IC माइनस VC माइनस 3.3 आई इक्वल टू IC है, तो हम VC बराबर लिख सकते हैं 12 - 6.6 IC, 12 - 6.6 IC कितना है 0.891, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आ रही है बताइए ज़रा। 6.1 ऐसा कुछ आ रहा है, 6.1 वोल्ट। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला, IC भी पॉजिटिव आया और VC भी पॉजिटिव आया, सो दैट आवर एजम्पशन इज करेक्ट। IC पॉजिटिव,
VC positive, our assumption is correct and it is operating in active region. And so it is operating in active region. एक्टिव रीजन, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको लिखो ज़रा प्लीज़, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।